नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आगरा में जनपद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने की। इस बैठक में ट्रैफिक, स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा, बिजली, सड़क, पशुपालन और पुलिस व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। नवीन सर्किट हाउस सभागार में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। अधिकारियोौ ने बताया कि सभी निर्देशों पर कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में कुल 9,991 राजस्व वाद लंबित हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि अगली बैठक से पहले धारा 24 और 34 के तहत कोई भी मामला समय सीमा से बाहर लंबित न रहे। साथ ही दाखिला खारिज के सभी मामलों का निस्तारण 45 दिनों के भीतर किया जाए। IGRS की समीक्षा में सभी शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण करने और शिकायतकर्ताओं से फ़ोन पर बात करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि अब तक 9,34,000 से अधिक आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुष्पांजलि हॉस्पिटल से जुड़ी गंभीर शिकायतें भी उठी। अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड धारकों को बिना इलाज लौटाने, एक ही मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए बाध्य करने और अवैध निर्माण के आरोप लगे। इस पर प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को जांच टीम गठित कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ESI अस्पताल भवन पर अवैध कब्जे के मामले में भवन को नगर आयुक्त की सुपुर्दगी में देने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान फतेहपुर सीकरी के पशु चिकित्सा अधिकारी पर शराब पीकर ड्यूटी करने, आम जनता से दुर्व्यवहार और गौवंश सुपुर्दगी में अनियमितता के आरोप लगे। इस पर प्रभारी मंत्री ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को हटाने और मुख्यालय से संबंध करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में सभी जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग में चाइल्ड केयर लीव से जुड़े मामलों में अनियमितताओं पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और जिलाधिकारी को जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। टोरंट पावर द्वारा नए कनेक्शन के लिए अनावश्यक NOC और एस्टीमेंट की मांग की। शिकायत पर जिलाधिकारी को जनप्रतिनिधियों और कंपनी के साथ बैठक कर समाधान निकालने को कहा गया। PWD की समीक्षा में ग्वालियर रोड और जलेसर रोड पर जल भराव और हादसों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए पुलिस को हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। भविष्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रेलवे ट्रैक और यमुना के किनारे एलिवेटेड रोड, रिंग रोड, नए ब्रिज, अंडरपास और NH-19 के चौड़ीकरण सहित व्यापक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आगरा को पर्यटन नगरी मानते हुए शहर में खानपान, चाट और अन्य दुकानों को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग ने बताया कि डकैती की घटनाएं शून्य रही हैं और चोरी की घटनाओं में कमी आई है। हालांकि साइबर अपराध बढ़े हैं। इसके लिए 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना देने की अपील की गई। कई चीज़ों में जांच कराने के लिए, कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि आगरा तेज गति से जो भी प्रदेश और राष्ट्र हमारे भारत सरकार की योजना है उनका धरातल पर उतारने का काम तेज गति से अपेक्षानुसार हो सके, ये सारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, हम सब का प्रयास है और खासकर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो भी स्वीकृत योजनाएं वो समयबद्ध तरीका से गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतरें। जो और योजनाएं स्वीकृत है तो अपेक्षित हैं आगरा के समग्र संपूर्ण विकास के लिए, जिस तरह का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने संजोया है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसी संकल्प में वो संकल्प तब पूरा होगा जब आगरा पूर्णतः विकसित होगा। चाहे ग्रामीण अंचल हो, शहरी अंचल हो, सभी अंचलों में एक एक गांव से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के संपूर्ण विकास की योजनाओं पर धरातल पर उतारने का काम होंगे। साथ ही साथ जो योजनाएं आधी अधूरी हैं या जो नई योजना स्वीकृत होनी है उन पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। सभी संबंधित अधिकारियों को, नोडल अधिकारियों को
निर्देशित कर दिया गया है। कुछ मामलों में हमारे पुलिस आयुक्त को भी निर्देशित कर दिया गया है। कुछ मामलों में जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या अन्य इस तरह के समग्र विकास योजनाओं जुड़े हुए हैं, उनके विषयक कुछ जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें कुछ अनियमितताओं के आरोप थे, उस पर भी कठोर कार्रवाई करने का निर्देश कर दिया गया है। जिस तरह से एक बेसिक शिक्षा अधिकारी का मामला अभी आया है, उसमें भी निश्चित रूप से जांच होकर कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। हमारा प्रयास है कि भ्रष्टाचार मुक्त आगरा, डेवलप्ड आगरा, बेहतरीन और तरक्की के साथ तेज गति से आगे बढ़ता हुआ आगरा नजर आए। इसी के लिए आज की पूरी हसरत और कसरत करने का काम सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के सभी माननीय अन्य जो हमारे गणमान्य हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हैं, इनके साथ बैठ के चर्चा हुई है और अधिकारियों को उसी अनुसार निर्देशित करने का काम किया गया। किस डिपार्टमेंट में कमियां मिली सबसे ज्यादा? चूंकि बहुत बड़ा विकास का मॉडल है तो कमियां तो बहुत सारी कई हैं, वो अब आपको अलग से यहाँ से अभी मिनट्स जारी होंगे, मिनट्स में सारी चीज़ें आपके संज्ञान में आ जाएंगी, उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी। कई चीज़ों में जांच के आदेश दिए गए हैं, कई चीज़ों में अलग अलग तरह के निर्देश दिए गए हैं, वो सब आपके सामने मिनट्स में जो डीएम साहब के स्तर से जारी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। मंत्री जी, हम विकास की बात कर रहे हैं। आगरा में सड़क पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं? पर्यटन के लिए वो विकास कार्य किए जा रहे हैं जो आगरा के लिए अपेक्षित है। मंत्री जी, आपका शिवाजी म्यूजियम जिसके लिए बहुत कई बार आपके सवाल रहते थे, आज आप जाके देख के आइए, उसको आप चलाना भी चाहिए। तो किस तरीके से तेज गति से काम चल रहा है। आपके कैलाश मंदिर हो, अन्य जो डेस्टिनेशन उसकी बात हो, आपका बटेश्वर हो या अन्य जो ऐसे डेस्टिनेशन है जो ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से आगरा की धरोहर हैं, उनको विकसित करने के लिए सारी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। कुछ बची कुछ योजनाएं इस बार की हम लोग कार्य योजना में माननीय जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर सम्मिलित करने का काम करेंगे। लेकिन आगरा पर्यटन की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ता रहे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कराता है, ये प्रयास है। मंत्री जी, विकास की बात कर रहे हैं। सड़क की जो आगरा में समस्या है वो सबसे ज्यादा है, और दूसरी ओर ट्रैफिक की समस्या आगरा के लिए सिर्फ समस्या नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो आगरा में भी 9 मौतें हो चुकी हैं ट्रैफिक के आज कारण, सबसे एक्सीडेंट। पहली गंभीर चिंतन इसी पर हुआ है, जिसमें डीएम और हमारे पुलिस आयुक्त को सम्मिलित करते हुए इसके लिए नीति बनाने का, एक योजना बनाने का, किस तरह इस जाम से मुक्ति मिले, इसके लिए अलग से दोनों योजना बनाएंगे। अगर एक हफ्ते में योजना बना, समयबद्ध बनाइए, एक हफ्ते में योजना बनाएगी। एक हफ्ते में योजना के बाद हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस कमिश्नर और डीएम बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जो भी अंतिम रूप से योजना तैयार होगी, अगली बैठक में उसको हम लोग चर्चा करके पारित करेंगे और उसी के अनुरूप हम सरकार को प्रस्तुत करेंगे ताकि आगरा के जाम की निजात का स्थायी समाधान हो सके। अस्थायी समाधान के लिए भी अभी आप सुन रहे होंगे जो होते थे, आरएम रोडवेज को सख्त हिदायत दी गई है कि जो डेस्टिनेशन कौन से थे इन पर किसी भी दशा में रोडवेज की बसें खड़ी नहीं होंगी, खड़े होकर के वहाँ अवरोध रास्ते को अवरुद्ध नहीं करेगी अभी। और अगर अवरुद्ध होगा, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, अगर अवैध कोई बस खड़ी करेगा तो चाहे रोडवेज की हो चाहे प्राइवेट हो, थाने बंद करके उनको चालान कर दिया। अवैध रोड पे जो कट बने हुए हैं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अवैध कट जो बने हुए हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, अचानक लोग निकल के आते हैं बाहर। इसी पर मैंने अभी कहा ना, ट्रैफिक की सुचारू और सुव्यवस्थित प्लानिंग कैसे होगी ताकि फर्दर अगले 10-15 साल तक के लिए व्यवस्था कैसे होगी, इस पर ही डीएम और पुलिस आयुक्त की टीम इसके लिए अध्ययन करके एक कमेटी बना ली गई है जो एक सप्ताह में तैयारी करेगी। फिर आगरा के जो माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और अगली जो यहाँ की बैठक होगी उसमें उसको प्रस्तुत करेंगे और यहाँ पारित होगा। किया है पीडीए ने, क्या कहना चाहिए? और पतंग भी उड़ाई है तो देखिए, क्या चलेगा पतंग भाजपा उड़ाएं, का? कैलेंडर जारी करें, लेकिन आप चीज एक याद कर लो, बिहार में 2004 तक सरकार थी लालू जी की, उस जंगल राज को 2025 तक लोग नहीं भूले। द्वारा अभी तक आरजेडी को यानी लालू के बाद भी उनके बेटे को सत्ता से दूर रखने का काम किया बिहार ने। अखिलेश जी का कभी 17वीं तो अपदस्थ हुए हैं, उनका जंगल राज कहाँ उत्तर प्रदेश जनता भूल जाएगी। कोई स्वरूप बदले, कोई चेहरा बदले, कोई नारे बदले,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता को जब तक 12 से 17 के बीच के अखेरे राज्य की जुल्म जाति अत्याचार, महिलाओं पर बलात्कार और जमीनों पर अवैध कब्जे, इस तरह के जंगल राज याद रहेगा, तब तक अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापस आने वाली नहीं है। प्रयागराज संगम तट पर चल रहे माघ मेले में रेलवे से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। इस बार माघ मेले में श्रद्धालुओं को टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी। महाकुंभ की तरह इस बार माघ मेले में भी रेलवे कर्मचारियों की जैकेट पर QR कोड अंकित किया गया है, जिसके जरिए यात्री आसानी से अपना मोबाइल पर उस ऐप के जरिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पॉश मशीन के जरिए भी टिकट वितरण की व्यवस्था की है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान इस QR कोड प्रयोग से यात्रियों को काफी मदद मिली थी और इसे माघ मेले में भी लागू किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में काफी सुगमता हो रही है। रेलवे की सर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है जी। बहुत ही ज़्यादा आसानी से पहले लाइन में लगना पड़ता था, धक्का खाते थे, गिरते थे, अब तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। मैं अभी अपने वाइफ के साथ आया, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, अभी आया हूँ लाइन में भी नहीं लगा, तुरंत मुझे टिकट मिल गई। जितना ही पैसा वहाँ लगता है उतना ही पैसा मुझे यहाँ भी देना पड़ा। जो पैसा मैं लाइन में देता हूँ वही पैसा मुझे अभी भी यही बगैर लाइन का मिल गया। मेरा नाम अच्छा लगा है, अच्छा लगा है। अहमदाबाद जाना है। हाँ, अच्छा लाइन नहीं लगना पड़ा है, एक लाइन लगाना पड़ता है। हाँ, अच्छा कहना चाहेंगे, ये बहुत अच्छा सुविधा दिया है। हाँ, ऐसा होना चाहिए सुविधा कहिए हर स्टेशन पे, कहीं भागना नहीं पड़े, कहीं डाकना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर लाइन लगाते हो तो ट्रेन छूट भी सकती है। हाँ हाँ, इस पर कहिए गर्दी नहीं रहता है, धक्का धुक्की नहीं सहना पड़ता है। हाँ, यही अच्छा है। मेरा नाम है शोभिंद। रेलवे की ये अपील रहती है कि प्रत्येक श्रद्धालु, प्रत्येक यात्री जब ट्रेन से यात्रा करे तो एक वैध टिकट के साथ यात्रा करे। श्रद्धालुओं को टिकट खरीदने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने बहुत सारे इंतजाम किए। हमने प्रत्येक स्टेशन में, प्रत्येक यात्री आश्रय शेड पे टिकटिंग काउंटर स्टेब्लिश किए हुए हैं, ताकि लोग टिकट काउंटर से जो परंपरागत तरीका है उसके माध्यम से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग ATVM मशीन के माध्यम से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल UTS का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल UTS ये है कि एक हैंड हेल्ड मशीन होती है जो हमारे कर्मचारी के, रेलवे कर्मचारी के हाथ में होगी और वो लोगों के पास तक जाएगा और उनको टिकट जनरेट करके देगा। ये सारे तरीके हम लोग अपना रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग टिकट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मेला एरिया में भी हम लोगों ने अपना टिकट काउंटर स्थापित किया हुआ है, वहाँ से भी लोग टिकट खरीद सकते हैं और जब रेलवे प्रीमाइसेस में आएंगे तो उन्हें टिकट अलग से फिर खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा लोग अपने मोबाइल पे ऐप को डाउनलोड करके भी टिकट ले सकते हैं। हमारा UTS ऑन मोबाइल ऐप है जो कि रेल वन ऐप में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप रेल वन ऐप डाउनलोड कर लें तो उससे आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भी हम लोगों ने अनुभव किया, जो हमारे बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे आते हैं कि जो नए तरीके हैं, जो मोबाइल के माध्यम से जैसे टिकट लेने का तरीका है, इनसे परिचित पूरी तरह से नहीं होते हैं। इसलिए हमने एक प्रयोग किया था महाकुंभ के दौरान और जो बहुत सफल रहा था, बहुत सारे लोगों ने इसका पॉजिटिव फीडबैक दिया था। उसी प्रयोग को हम दोहरा रहे हैं कि हमारे जो रेलवे कर्मचारी होंगे, खासकर वाणिज्य विभाग के कर्मचारी, वो एक सुरक्षा जैकेट पहनते हैं। उस जैकेट के पीछे QR कोड होता है, जिसको मोबाइल से स्कैन करते हैं और इसके बाद आपके मोबाइल पे वो ऐप डाउनलोड हो जाता है और आप फिर टिकट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐप हमारी सुरक्षा, जो हमारे कर्मचारी है, रेलवे कर्मचारी है, उसी की जैकेट पे है, तो वो किसी भी स्टाफ से, किसी भी यात्री को तुरंत डाउनलोड करवा के और उसकी मदद भी कर सकता है कि किस तरह से आप टिकट अपने मोबाइल पे जनरेट कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा है, इसीलिए हम लोग इस प्रयोग को दोहरा रहे हैं ताकि लोग सुविधा के साथ टिकट खरीद सकें।
आगरा में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रेस वार्ता की और बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है, इसलिए सभी नागरिकों को अपने नाम की जांच करना जरूरी है। जिनका नाम सूची में नहीं है वे तुरंत आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता अपने अपने बूथों पर जाकर सूची का सत्यापन करें और नाम ना मिलने पर फॉर्म 6 भरकर जमा करें। आवेदन के साथ घोषणा पत्र, फेस फोटो और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होंगे। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य के वोटर आईडी का विवरण देना होगा। उन्होंने बताया कि 18 साल पूरी कर चुके नए मतदाता भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं और घर या कार्यालय पते पर ही नाम जोड़ने की सुविधा उपलब्ध है। अभियान के तहत अब तक जिले में 56,000 फॉर्म 6 भरे जा चुके हैं। संडे के दिन हमारे सारे बीएलओस बूथ पे रहेंगे और 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। इसमें सभी जनपद वासियों से मेरा आग्रह है, जो वोटर है उनसे आग्रह है कि जो हमारे ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है उसमें वो नाम जिसका जुड़ा है, जिसका नाम नहीं जुड़ा है, तो उसका नाम सभी बीएलओ द्वारा पढ़ा जाएगा। आप अपने बूथ में जाके अपने जो जहाँ वोट डालते हैं पोलिंग सेंटर है उधर जाके अपने बीएलओ से मिलके नाम चेक कर लीजिए और किसी कारणवश नाम नहीं है और आप अपना फॉर्म 6 और एक डिक्लेरेशन सब भर के अपना फिर से नाम जुड़वा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट अभियान है क्योंकि ये पिछले संडे भी कराया गया था, तो ये दूसरी बार कराया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कल जाके बूथ में जाके अपना नाम चेक कर ले। ये आपके लिए मौका है, अपने नाम चेक कर ले। अगर किसी कारणवश नाम नहीं है तो कृपया अपना फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन भर के अपना नाम जुड़वा लें। जाते समय ये ध्यान रखें कि पासपोर्ट साइज का फोटो साथ में लेके चले जाए, जिसका साइज 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का है। रंगीन फोटो लेके चले जाएं। इसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ एक प्रूफ के साथ और एक रेजिडेंशियल एड्रेस का एक कॉपी प्रूफ। इसके अतिरिक्त एक परिवार के सदस्य का कोई एपिक का डिटेल्स, एपिक मतलब वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स। वोटर आईडी कार्ड को एपिक से नाम से टेक्निकली जाना जाता है, तो उसका डिटेल्स लेके जाए तो उसका फोटो कॉपी लेके जाए ताकि नाम बूथ में जोड़ने के लिए मददगार होगा। और जो इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति 1/1/2026 को 18 साल पूर्ण कर रहे हैं, 18 साल हो रहे हैं, तो उनको जाके भी अपना अगर नाम नहीं है तो उनका नाम जुड़वा सकता है। अब तक जिले में इस अभियान के तहत 56,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं फॉर्म 6 के। ये अभियान चलेगा, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस टाइम का कल का जो इम्पोर्टेंट अभियान का दिवस है, इसमें जाके बूथ में जाके अपना नाम चेक कर ले और इसका जो नाम किसी का नहीं तो जुड़वा ले। धन्यवाद। तो ये संडे चलेगा या अपकमिंग संडे है उसको भी देखिए, अभी तो ये इस संडे ही चलेगा और 18 तारीख को और 31 तारीख जनवरी को भी चलेगा। 31 जनवरी का वेट ना करें क्योंकि काम है ना, क्योंकि फेज ऑफ चलती है, तो इसी संडे में आके अपना नाम चेक कर ले। नाम चेक करके अपना अगर नाम नहीं है तो जुड़वा ले। और 1/1/2026 को जो 18 साल हो रहे हैं उनको भी मेरा निवेदन है कि नए वोटर है वो अपना नए वोटर के नाम फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन साथ भर ले। धन्यवाद। सर, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म 6 वगैरह, उसके बाद भी बीएलओ से क्या संपर्क साधना होगा क्या? ये ऑनलाइन अगर आपने भरना, ऑनलाइन भर दिया है तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग अगर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है तो बीएलओ अपना काम करेंगे। उसको वैसे मिलने की जरूरत नहीं है, बीएलओ ही संपर्क करेगा, कोई जरूरत है तो। ताजमहल को तेजो महालय बताने वाली हिंदूवादी नेता मीरा राठौर ने बड़ा ऐलान किया था। उर्स के विरोध में 21 मीटर का भगवा ध्वज चढ़ाएंगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने ताजमहल पर चल रहे उर्स के आखिरी दिन भगवा ध्वज फहराने का ऐलान किया था। दोपहर 12:30 बजे वह अपने निवास से निकली, लेकिन पुरानी मंडी चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। देर रात से ही उनके घर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। पुलिस रोकने पर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। मीरा राठौर को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, फिर भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। आज ताजमहल पर 1700 मीटर से ज्यादा लंबी सतरंगी चादर चढ़ाई जानी है। किस तरह की चादर पोसी करने जा रहे हैं आप? जय श्री राम। मैं नीतीश भारद्वाज, अखिल भारतीय हिंदू महासभा मंडल महामंत्री। ताजमहल पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं भगवा 21 मीटर की। हम भगवान शिव का मंदिर है, उसे भगवान शिव का मंदिर मानते हैं, हम उसे ताजमहल नहीं मानते। तेजो महल है, हम संघर्ष करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे जेल जानी पड़े, चाहे हमें मुकदमा खानी पड़े।
पर हम पीछे नहीं हटेंगे। वहाँ भगवान शिव की स्थापना करके ही पीछे हटेंगे। जब तक भगवान शिव की स्थापना हो जाती है जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। शंख बजाकर हमें ऐलान करते हैं ताजमहल में धर्मयुद्ध का। उसका आयोजन है, चादर पोशी वहाँ की जाएगी, सैकड़ों मीटर लंबी चादर चलाई जा रही है। ऐसे में आपने ऐलान किया है जब सालों से वो होता आ रहा है। भाई हमारा भगवान शिव का मंदिर है, हमको उसे लेकर रहेंगे। और जो सभी चल रहा है वो उनका मैटर है, हमारा मैटर है। प्रशासन जब उनको दे रहा है अनुमति तो हमें क्यों नहीं दे रहा है? भाई हम भी सनातनी है, हमारा मंदिर है ना, हम उसके खिलाफ जाएंगे और हम भी अपना ध्वज लहराएंगे। ये भगवा यात्रा निकाल रहे हैं, किसको लेकर निकाल रहे हैं? जी, जैसे मेरा नाम मीरा राठौर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। जैसे मैंने पहले इन लोगों को कह दिया था कि अगर उर्स और कव्वाली होगी और चादर चढ़ेगी तो हमारा भगवा भी चढ़ेगा। अगर उन लोगों को अनुमति दी जाती तो हिंदुओं को भी अनुमति देनी चाहिए कि हिंदू भी चादर अपने धार्मिक जगहों पे अपनी धार्मिक पूजा कर सकते हैं। जब उनका हम शिव मंदिर मानते हो, शिव मंदिर हत है, ये नहीं कि वो प्यार की निशानी, हम ऐसे प्यार को नहीं मानते। जो हमारे शिव मंदिर को कब्जा कर रखा उनने प्यार की निशानी दे दी, हम ऐसे प्यार को नहीं मानते। हमारा शिव मंदिर है और हम पूजा करने। कितने मीटर की चादर है ये 21 मीटर की है और हर साल जब हमारी साल जैसे आएगी तो ये हमारा 11 मीटर हर साल बढ़े करेगा। अभी 21 मीटर की है, अब की बार 31 मीटर की करेंगे। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही अवैध हथियारों की तस्कर सक्रिय हो गए हैं। हापुड़ पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी दीपक, चिराग और रमन पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपराधियों को अवैध हथियार सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्टल, 6 तमंचे, 3 मोबाइल फोन, 15 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। ये आरोपी पिस्टल 40 से 45 हजार रुपए में और तमंचे 5 से 6 हजार रुपए में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। सर, धौलाना थाना पुलिस ने 3 हथियार तस्कर पकड़े। अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। क्या इन हथियारों का जिला पंचायत चुनाव नजदीकों में इस्तेमाल होना था? अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो शासन की है उसके अंतर्गत आज धौलाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें धौलाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दीपक पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी टेढ़ा खुर्द पिशावा अलीगढ़, चिराग उर्फ चिंटू जो सर्वोदय नगर पिलखुआ का रहने वाला है, नमन पुत्र उदयवीर जो भी उदयनगर अशोक नगर पिलखुआ का रहने वाला है। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों के पास से 4 अवैध पिस्टल और 6 अवैध तमंचा रिकवर हुआ है। इसके अलावा 15 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फ़ोन इनके पास से रिकवर हुए हैं। पूरे इस नेटवर्क का अभी धौलाना पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में जो दीपक है उसके विरुद्ध 5 मुकदमे पूर्व से आर्म साइड के भी मुकदमे इसमें शामिल है। 5 इसका आपराधिक इतिहास है और अभियुक्त चिराग का भी पूर्व का आपराधिक इतिहास है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके नेटवर्क की अभी हम लोग आगे भी पूछताछ से जो हमको तथ्य प्राप्त हुए हैं, आगे भी इनके नेटवर्क का और हम लोग उस पर काम करेंगे और अन्य लोग जो इसको बनाते हैं, जो मार्केट में भेजते हैं, उस नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया जाएगा। सर, इनमें कोई विदेशी हथियार नहीं है? नहीं, विदेशी हथियार नहीं, सब कंट्री मेड ये पिस्टल्स हैं और जो कि उनके नेटवर्क को हम लोगों को पता चला पूछताछ में, जिसका खुलासा शीघ्र किया जाएगा। सर, जो हथियार सप्लाई करते थे ये लाते कहाँ से थे? ये अभी विवेचना का विषय है। इस पे हम पुलिस हमारी टीम काम कर रही है और इसके जो सप्लायर हैं, जो मूल स्रोत तक भी पहुंचने का कार्य पुलिस कर रही है, जो विवेचना का पार्ट है। इसको जैसे हम लोग इसकी गिरफ्त तक पहुंचते हैं, हमारी गिरफ्त तक को पहुंचते हैं, वैसे इसका आप लोगों को उसका अवगत कराया जाएगा। सर, पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है? हाँ, पुलिस टीम को इसके रिकवरी में 15,000 रुपये का नगद इनाम दिया। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं।